Hello everyone. In this video we are going to read the chapter Agriculture. This is from class 8th Geography. गुरप्रीत, माधव और टीना विलेज में से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक किसान को अपनी लैंड को जोतते हुए देखा। फार्मर ने उन्हें बताया कि वो वीट उगा रहा है और उसने अभी अभी अपने सॉइल में मैन्योर यानी कि खाद डाली है उसे फर्टाइल बनाने के लिए। उसने बच्चों को ये भी बताया कि वीट से उसे मंडी में अच्छे पैसे मिलेंगे, जहां से वो उसे फैक्ट्री में लेके जाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, आटे से बिस्किट बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब प्लांट से फिनिश यानी कि जो तैयार रेडी प्रोडक्ट है उसके बदलाव में 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज। अब प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज का निकालना और प्रोडक्शन करना। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये इसके गुड एग्जांपल्स हैं। फिशिंग में आप फिश निकालते हैं, प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर में खेती करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ये सारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें आते हैं स्टील का बनाए जाना, ब्रेड का बेक करना, क्लोथ का बुनना, ये इस एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। टर्शरी एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है। ये टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक कि ये 3 एक्टिविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जानना। प्राइमरी में प्रोडक्शन है, एक्सट्रैक्शन है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग एग्जाम्पल है। सेकेंडरी में प्रोसेसिंग है, इसमें बनाना, मैन्युफैक्चर करना, बेक करना, व्यू करना, ये आते हैं। और टर्शरी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती हैं, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब आता है। एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है कि दुनिया के 50% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, और इंडिया में तो 2/3 यानी कि पूरे इंडिया के अगर आप 3 हिस्से करें तो इसमें से 2 हिस्से ये एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। अब ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट क्या क्या चीजें करती हैं? सॉइल की टोपोग्राफिक क्वालिटी क्या है, क्लाइमेट कैसी है किस जगह की, तो ये चीजें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं। लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, और जो जिस लैंड पर खेती की जाती है उसे खेती बाड़ी की लैंड कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है अरेबल लैंड। अभी आप पिक्चर देखेंगे उसमें सारी अरेबल लैंड दिखाई गई है इस मैप में। जो भी देखो, ये ग्रीन, जो भी यहाँ पर ग्रीन कलर आपने देखा, तो जितने भी ये ग्रीन एरिया हैं ये सब अरेबल लैंड है। ये है इंडिया, तो इंडिया का आप देख सकते हैं कि ज्यादातर पार्ट अरेबल लैंड में आता है। बहुत ज्यादा खेती होती है इंडिया में। वी आर लकी टू हैव बोर्न इन इंडिया, कि जहाँ इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। डू यू नो, ये कल्चर हैं अलग अलग प्रकार के: एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? सॉइल के ऊपर खेती उगाने की जो कला है, साइंस है, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइव स्टॉक, इसे इसे फार्मिंग कहा जाता है। इसे ही सबको मिला के एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म का पालना। और पिसीकल्चर क्या होता है? फिश पालना। और विटीकल्चर क्या होता है? ग्रेप्स की खेती। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाना, कमर्शियल यूज के लिए, बिजनेस के लिए। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर एक सिस्टम के रूप में भी है।
इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट है, इनपुट कहते हैं जो चीजें हम यूज करते हैं, और फिर बनने के बाद जो बाहर आता है वो आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट में सीड आपको चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीनरी चाहिए, और साथ में चाहिए काम करने के लिए लेबर। तो ये सारे इनपुट में आते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम से भी दिखाया गया है। तो इनपुट में मशीनरी हुई, सीड्स हुए, केमिकल्स हुए, प्लोइंग हल चलाना, सोइंग बीज बोना, स्प्रे दवाई स्प्रे करना, ये हुई प्रोसेस, ये हुआ इनपुट, और ये हुआ आउटपुट। फसल जो बन के तैयार हुई, ये हुआ आउटपुट। अब फिजिकल इनपुट क्या होते हैं? इसमें धूप है, सनशाइन, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है, स्लोप है। और जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन इनपुट होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें स्टोरेज, लेबर और मशीनरी, केमिकल्स को यूज करना, ये भी इनपुट में आता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग होती कितने तरीके की है? तो फार्मिंग पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह पर होती है, अलग अलग जगह की कंडीशन अलग अलग होती हैं। इसको दो प्रकार में बांटा गया है। सबसिस्टेंस, इसको कैसे बोलेंगे? सबसिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये फार्मिंग वो होती है जो फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं होती, घर के लोग ही लेबर के रूप में काम कर लेते हैं, आउटपुट भी कम होता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, उसमें फार्मर छोटे प्लॉट पर खेती करता है, बहुत ही सिंपल से टूल्स औजार यूज करता है, ज्यादा लेबर करता है। और क्लाइमेट जिसमें ज्यादा दिनों में धूप रहती है, फर्टाइल सोयल होती है, तो अच्छे से क्रॉप उग जाती है। इसमें सबसे मेन क्रॉप होती है राइस, और दूसरी क्रॉप होती है वीट, गेहूं, मेज, पल्सेस यानी कि दालें, ऑयल सीड यानी कि वो जिनमें से तेल निकलता है। अब ये ज्यादातर मानसून वाले रीजन में होती है, इसीलिए साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में होती है। फिर है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें दो तरह की एग्रीकल्चर होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। जो अमेजोन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ घने जंगल हैं, तो यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। इसमें करते क्या है? पहले पेड़ों को गिराते हैं, उन्हें जलाते हैं, राख को मिट्टी में मिक्स किया जाता है, और फिर इस पे मेज, यम, पोटैटोज, कसावा, इनकी खेती की जाती है। इसको आप याद रखें। और जब उस जगह की जहां पेड़ जलाए थे वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो उस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरी लैंड पर जाकर यही प्रोसेस दोबारा से करते हैं। इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट नोमैडिक हर्डिंग। ये सेमी एरिड और एरिड, एरिड का मतलब होता है ड्राई, यानी कि जो कम ड्राई और पूरे ड्राई एरिया होते हैं, वहां पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। ये सहारा रीजन में, सेंट्रल एशिया में, और इंडिया के कुछ पार्ट जिसमें राजस्थान आता है, जम्मू और कश्मीर का एरिया आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ड्राई और सेमी ड्राई, एरिड और सेमी एरिड एरिया है इंडिया का। इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्ड्समैन का मतलब झुंड बना के लोग चलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ फोडर के लिए, चारा और वाटर के लिए जाते हैं, और डेफिनेट रूट होता है उनका। और इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो होती है शीप, कैमल, याक, गोट्स।
ये ज्यादातर पाले जाते हैं। इनसे मिलता क्या है? इन एनिमल से मिलता है मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स यानी कि खाल, जो बेल्ट, शूज, पर्स, वॉलेट इन्हें बनाने में यूज होती है, और दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं इन हर्डर से। तो इसे नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। इसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स उगाई जाती है, एनिमल्स पाले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। द एरिया कल्टीवेटेड, उसे कल्टीवेट करते हैं, और जो भी उसमें कैपिटल से मतलब यहाँ पर है पैसा, पूंजी जो लगाते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है। और ज्यादातर जो एग्रीकल्चर की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है, मशीनों से होती है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी कि अनाज अनाज उगाना, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 3 तरीके की ये होती है। पहली इसमें होती है ये ग्रेन फार्मिंग, जिसमें कि वीट, मेज ये उगाते हैं। दूसरी मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स करके उगाते हैं। तीसरी प्लांटेशन। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हम इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल का मान लीजिए मार्केट में सेल करना जाके। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स। सब जगह तो वीट होता नहीं है, तो खाते तो सभी लोग हैं, तो कहाँ से आता है? जो जहां पर ज्यादा होता है वो जाके उसको सेल करते हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, वो होते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। इन जगहों पर इनकी खेती होती है। और इसके साथ ही जो सिवियर विंटर्स होते हैं वो ग्रोइंग सीजन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अब है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग। यानी कि मिक्स्ड हो गया ना सब कुछ। भोजन भी उगाते हैं, फोडर चारे वाली फसलें भी करते हैं जैसे एनिमल्स खाते हैं, और रियरिंग लाइव स्टॉक एनिमल्स को पालते भी हैं। ये प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और साथ में साउथ अफ्रीका में। इसके बाद है प्लांटेशन। प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग होता है। इसमें एक ही क्रॉप उगाई जाती है, टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू यानी कि काजू, रबर, बनाना और कॉटन। ये याद रखिए आप। इसमें इसमें बहुत ज्यादा पैसे की और मेहनत की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होना, अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मेजर प्लांटेशंस हैं ट्रॉपिकल रीजन में वो पाए जाते हैं। रबर मलेशिया में होता है, कॉफी ब्राजील में होती है, टी इंडिया में और श्रीलंका में पैदा किए जाते हैं। अब मेजर क्रॉप, मेजर फूड क्रॉप्स होती हैं वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। और इंपॉर्टेंट बिवरेजेस यानी कि जिन्हें पीते हैं उसमें आते हैं टी और कॉफी। अब पहले हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। राइस मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया की। ये स्टेपल डाइट है उन लोगों की, यानी कि मेन मेन डाइट है उनकी है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, यानी कि जहाँ गर्मी और बारिश दोनों होते हैं। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। क्यों होती है वहां पर ये ज्यादा? क्योंकि राइस उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर ठंडा इलाका है तो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा? हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और ज्यादा बारिश चाहिए, इसीलिए ये। और ये ज्यादा एल्यूवियल, जो गीली और चिकनी मिट्टी होती है उसमें ज्यादा अच्छे ग्रो होता है, क्योंकि उस मिट्टी में जो एल्यूवियल मिट्टी होती है उस वो पानी को रोक सकती है, रिटेन कर सकती है। चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसके बाद नंबर आता है इंडिया का, जापान का, श्रीलंका का और इजिप्ट का। इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 और 3 क्रॉप्स उगाई जाती है एक साल में। अब है वीट। वीट को
मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और जो ग्रोइंग सीजन होता है उसमें बारिश चाहिए और चमकीली धूप चाहिए इसे। ये सबसे ज्यादा जो लोमी सॉइल होती है वो एल्यूवियल सॉइल थी, ये लोमी सॉइल होनी चाहिए, यानी कि जिसमें सैंड भी हो और थोड़ी चिकनाहट भी हो, मिली भी हो। ये अच्छे बहुत लार्ज स्केल पे, एक्सटेंसिवली का मतलब है लार्ज स्केल पे वीट ग्रो होता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी होता है। इंडिया में ये विंटर में, यानी कि गेहूं विंटर में उगाया जाता है। इसके बाद आते हैं मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, यानी कि मोटे दाने वाले अनाज इन्हें कहा जाता है। ये जो लैंड कम फर्टाइल होती है, जिसमें सैंड ज्यादा होता है, उसमें उगते हैं। हार्डी क्रॉप होती है, इसमें कम बारिश की जरूरत पड़ती है और इसे मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और काफी बारिश की। इसमें जवार, बाजरा, रागी ये इंडिया में उगाए जाते हैं और दूसरे कंट्रीज इन्हें उगाने वाले हैं नाइजीरिया, चाइना, नाइजर। अभी आपने देखा होगा कि बहुत इस चीज पे फोकस किया जा रहा था कि मिलेट्स खाएं, मिलेट ईयर भी मनाया गया क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेज रिक्वायर्स, इसे मक्का कहते हैं मेज को, मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज्यादा कम ना ज्यादा कोल्ड, और बारिश चाहिए और धूप बहुत ज्यादा चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, इसमें लैंड जो मिट्टी है वह काफी फर्टाइल होनी चाहिए और ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और साथ में मैक्सिको। ये कंट्रीज आपको याद कर लेनी चाहिए। अब है कॉटन। कॉटन आप देख रहे हो, ये कॉटन लगी हुई है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, बारिश कम चाहिए, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, और दो मतलब 210 दिन ऐसे होने चाहिए जब कोई कोहरा ना पड़े, तेज धूप निकली हुई हो। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, जो काली और एल्यूवियल सॉइल होती है उसमें ये सबसे अच्छा उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। और ये रॉ मटेरियल होता है जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। अब है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट पीले रंग का होता है, आपने देखे हैं बैग होते हैं इसके बने हुए। अब तो बहुत सारी चीजें जूट की बनने लगी हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल, ये भी एल्यूवियल सॉइल पे अच्छे उगता है। इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, तेज बारिश और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये ट्रॉपिकल एरिया में बहुत अच्छा उगता है जहां पर बारिश ज्यादा हो और हॉट क्लाइमेट हो। इंडिया और बांग्लादेश में जूट सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। इसके बाद है कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, यानी कि गर्म भी हो और बारिश ज्यादा हो। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में अच्छी उगती है, इसीलिए हिल स्लोप्स इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं। ब्राजील सबसे ज्यादा पैदा करने वाला, कॉफी पैदा करने वाला कंट्री है और इसके बाद नंबर आता है कोलंबिया और इंडिया। टी, टी इज ए बिवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, ये प्लांटेशन होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं और इसे कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए पूरे साल भर, क्योंकि इसकी लीव्स बड़ी टेंडर यानी कि कोमल होती हैं। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका सबसे अच्छी क्वालिटी की टी पैदा करते हैं। अब है एग्रीकल्चर, ये देखो यहाँ पर प्लांटेशन दिखाया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब होता है कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, और वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है तो खाने की डिमांड भी बढ़ रही है। उसको पूरा करने के लिए खेत में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाना जरूरी होता है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द अल्टीमेट ऑफ एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, ताकि सबको फूड सिक्योरिटी मिले, सबको खाने के लिए भोजन मिल सके। ए फार्म इन इंडिया। अब यहाँ पर दो केस स्टडी दी गई है, एक यूएसए की है और एक इंडिया की है। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश का है, वहां छोटा सा गांव है आदिलाबाद। मुन्ना लाल एक छोटा सा फार्मर है इस विलेज में, जिसकी 1.5 हेक्टेयर फार्म लैंड है। उसका हाउस मेन विलेज में है। वो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड खरीदता है मार्केट से। हाई यील्डिंग वेराइटी से जिनसे ज्यादा पैदावार होती है, ऐसे नए वेराइटी के बीज। उसकी लैंड फर्टाइल है। एक साल में 2 क्रॉप्स वो उगाता है, विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस, जो कि ज्यादातर या तो व्हीट होती है या राइस होती है या पल्सिस दालें होती हैं। फार्मर अपने फ्रेंड्स और जो बड़े लोग हैं और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी सलाह लेता रहता है समय समय पर। वो अपने खेत को जोतने के लिए किराए पर ट्रैक्टर लेता है। दो सम ऑफ फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन उसके काफी सारे दोस्त अभी बैल ही यूज करते हैं जोतने के लिए। पास के खेत में एक ट्यूबवेल है जिसे वो अपने खेत की सिंचाई के लिए किराए पर लेता है, यानी कि उसका पेमेंट करता है सिंचाई करने के लिए। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 बुफेलो, उसके बाद 2 भैंस हैं और थोड़ी सी हैन है। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर, वहां पे जाके बेचता है मिल्क उनका टाउन में। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है, विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर एनिमल्स, जो उसे सलाह देते हैं उसे कौन सा चारा खिलाना चाहिए अपने एनिमल्स को। उसे उनके अपने जो उसका लाइव स्टॉक के एनिमल्स हैं उनको उनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स फार्म एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं वो सभी लोग। वो बैंक से पैसा लेता है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी पैसा लेता है, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए। और वो अपने जो भी प्रोड्यूस पैदावार होती है उसे मंडी में जाकर बेचता है। उसके चूंकि ज्यादातर फार्मर्स, सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, ज्यादातर के पास फैसिलिटीज ही नहीं होती, तो उन्हें अपनी पैदावार को मार्केट में जाके बेचना ही पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। अब चलिए हम यूएसए के फार्म के बारे में पढ़ते हैं। द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए में जो एवरेज साइज होता है फार्म का, वो इंडिया के फार्म से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उनका फार्म साइज 250 हेक्टेयर तक, उसका कितना था, केवल 1.5 हेक्टेयर। समझ सकते हो यूएसए के कितने बड़े बड़े हैं। फार्मर फार्म में ही रहते हैं ज्यादातर, और जो ज्यादातर वो क्रॉप्स उगाते हैं वो होती है कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। वहां के फार्मर का नाम है जो होरैन, जो कि मिड वेस्ट यूएसए में रहता है। आइवा स्टेट है और उसकी 300 हेक्टेयर्स लैंड है। वो कॉर्न उगाता है अपने फील्ड में, ये श्योर करने के बाद कि उसकी मिट्टी इसके लिए सुटेबल है और उसके पास वाटर रिसोर्सेज भी हैं इरिगेशन के लिए। वो काफी तरीके अपनाता है ताकि पेस्ट यानी कि जो कीड़े होते हैं फसलों के, वो उसकी फसल को नष्ट ना कर दे, डैमेज ना कर दें। ही सेंड द सॉइल सैंपल टू ए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मिट्टी को पहले चेक करवाता है लेबोरेटरी में भेज के कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है कहीं। और अपने इस सारे जो साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम है उसके लिए वो अपने कंप्यूटर को लिंक कर लेता है ताकि उसे सारी उसमें हेल्प मिलती रहे। वो पेस्टिसाइड यूज करता है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए।
ट्रैक्टर यूज करता है, सीड ड्रिल्स, लेवलर यानी कि जमीन को समतल बनाने के लिए, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर कूटने के लिए, टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। उसके बड़े बड़े ग्रेन स्टोरेज हैं जिनमें खुद ही ग्रेन इकट्ठा हो जाता है और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी या मार्केट में भेज देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन। वहां उसे खेत में जाके फार्म में जाके काम नहीं करना होता, वो बिजनेसमैन की तरह से काम करता है। ज्यादातर काम मशीनों से होता है एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर जैसे इंडिया में करते हैं, सब कुछ मशीनों से होता है। तो आपने ये लेसन पढ़ा, आपको काफी सारी जानकारी मिली है एग्रीकल्चर के बारे में चैप्टर के लिए कैसे, और चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तभी तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट लिखते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।